नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिविल सारथी में आपका स्वागत करता हूं। हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के क्रम में हमने ये देख लिया है कि कौन-कौन से देश के लोग, कौन-कौन से देश की शक्तियाँ भारत पर आई और उन्होंने कहाँ-कहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की और कैसे-कैसे आई, ठीक है? अब जो अलग-अलग मतलब जो आ गई थी यहाँ पे, अलग-अलग देश के लोग आ गए थे, उसमें बस खाली यहाँ पे कौन अगर अपनी सत्ता स्थापित करने में कौन बहुत ज़्यादा मतलब सक्सेसफुल रहा, तो वो रहे अंग्रेज। ठीक है, जिनको हम ब्रिटिश कहते हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स ने क्या कहते हैं, एक व्यापार करने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन व्यापार से वो पॉलिटिकल पावर कैसे बन गए, पॉलिटिकल पावर। ठीक है, तो हम अगले कुछ लेक्चर्स में ये देखेंगे कि वो व्यापार करने आए एक व्यापारिक कंपनी से ब्रिटिशर्स पॉलिटिकल पावर कैसे बन गए। ये पॉलिटिकल पावर्स वो कैसे बने, तो पहले उन्होंने कुछ वॉर किए और कुछ डिप्लोमेसी की। ठीक है, वॉर कैसे किए, तो वॉर जैसे कुछ मतलब प्रमुख शक्तियां थी, तो पुर्तगाल को पहले वो हरा चुके हैं, डचों को तो पहले यहाँ से वो खदेड़ चुके हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो मेन उनके वॉर किससे हुए? फ्रेंच से मेन उनका वॉर हुआ। बंगाल में उन्होंने कुछ छोटे मोटे युद्ध किए, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे नहीं, मतलब बंगाल पढ़ेंगे, लेकिन ये मतलब यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ। मैसूर से उनका एक अच्छा युद्ध हुआ, मैसूर से। उसके बाद मराठास भी कुछ समय तक उनके ऊपर भारी पड़े, और उसके बाद सिख भी। ठीक है, तो इन चारों के साथ में हम उनके युद्ध देखेंगे। और डिप्लोमेसी में अगर कुछ देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण है डिप्लोमेसी में एक है सब्सिडी अलायंस। ठीक है, सब्सिडी अलायंस कौन लेके आया था? तो वेलेस्ली लेके आया था, ये भी हम बात के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन लेके आया था, जिसको गोद निषेध की नीति हिंदी में कहते हैं, तो वो कौन लेके आया था? तो डलहौजी लेके आया था। इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिप्लोमेसी अभी हम रखते हैं, डिप्लोमेसी पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, डिप्लोमेसी बाद में पढ़ेंगे, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हम पहले पढ़ते हैं वॉर, कि ब्रिटिशर्स ने इनके साथ में कैसे कैसे वॉर किए। तो वॉर में सबसे पहला उन्होंने वॉर किया फ्रेंच के साथ में। फ्रेंच को यहाँ से पहले वो खत्म करना चाहते थे, क्योंकि फ्रेंच मतलब फ्रेंच और ब्रिटिशर्स दोनों ही समान पावर, या थोड़े कुछ ज़्यादा या थोड़े कम थे, लेकिन दोनों ही लगभग समान थे। तो वो चाहते थे कि फ्रेंच, जिसका भी भारत में इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ नहीं पाया है, फ्रेंच को पहले हम यहाँ से खदेड़ दें। ठीक है, तो फ्रेंच के साथ में उन्होंने 3 वॉर किए। उन्हीं 3 वॉर को आज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यह फ्रेंच वॉर है, 1746 से 1763 तक ये चला है। तिरसठवें में आखिरी युद्ध हुआ, और पेरिस की संधि के साथ में आखिरी युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। 1746 में युद्ध होना शुरू हुआ था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध के साथ। उसको हम देखेंगे। ये लेक्चर जीएस, कोई भी एग्जाम में जहाँ पे जीएस आता हो, जहाँ पे टॉपिक आएगा, वहाँ पर ये लेक्चर्स आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसी लेक्चर्स में से आपके सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, अब पीवाईक्यू में आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है? इन तीनों युद्धों के कारण पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा युद्ध कब हुआ, है ना, ये पूछा जा सकता है। इनका टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। कौन सी संधि से समाप्त हुआ ये, ठीक है, ट्रीटी जिसको बोलते हैं, कौन सी संधि से समाप्त हुआ, ये पूछा जा सकता है। डुप्ले, जो कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नर, क्या कहते हैं, गवर्नर है फ्रेंच का, उसके बारे में पूछे जाते हैं सवाल, आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बार बार सवाल पूछता है। अंग्रेजों की सफलता के कारण मीन्स में पूछा जा सकता है, साथ ही साथ प्री में भी पूछा जा सकता है। और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण भी पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, अब प्री कैसा हो गया है, बहुत ही एप्लीकेशन बेस्ड हो गया है, तो प्री में भी पूछा जा सकता है सफलता और असफलता का कारण। ठीक है, भूमिका क्या रही? 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत में अंग्रेज एवं फ्रांसीसी केवल व्यापारिक प्रतिस्पर्धी नहीं रहे, बल्कि दोनों भारत में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। दोनों चाहते थे कि हमारा, क्या कहते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे पॉलिटिकल पावर बन जाए, ताकि हमको क्या क्या हो, बिना इन्वेस्ट किए ही यहाँ से बस खाली फायदा ही फायदा मिलता रहे। यूरोप में चल रहे युद्धों का प्रभाव भारत पर भी पड़ा, और परिणाम स्वरूप 3 कर्नाटक युद्ध हुए। अब यूरोप में क्या हुआ कि भाई बहुत सारी वहाँ पे, पहले ऑस्ट्रिया एक बहुत पावरफुल देश था। ठीक है, ऑस्ट्रिया का इटली पे सब जगह पे क्या था, कब्जा था। लेकिन ऑस्ट्रिया धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग गया। ऑस्ट्रिया जब कमजोर पड़ने लग गया, तो वहाँ पे जब दो पावरफुल नेशन कौन बन के उभरे? एक पावरफुल नेशन बन के उभरा ब्रिटेन ब्रिटेन, और एक पावरफुल नेशन बन के उभरा फ्रांस। ठीक है, तो दोनों के बीच में यहाँ पर मतलब वहां पे भी युद्ध लड़ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि भाई भारत में भी देख लें पहले कौन कब्जा कर लेता है। तो यहाँ पर भी 3 युद्ध हुए। इन्हीं युद्धों ने भारत के भविष्य का निर्णय किया, तथा अंग्रेज के साम्राज्य की नींव मजबूत हुई। ठीक है, पृष्ठभूमि कैसे हुई, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया। भारतीय राज्यों में उत्तराधिकार के विवाद बढ़ने लग गए, है ना। ठीक है, कौन राजा बनेगा, कौन राजा बनेगा, ये होड़ चलने लग गई। इसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने उठाया। दूसरी ओर यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लगातार युद्ध चल रहे थे, उनका प्रभाव भारत तक पहुंचा। ठीक है, अब संघर्ष के कारण क्या क्या थे? ये व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी दोनों के बीच में, कि मैं ज्यादा व्यापार कर लूं, मैं ज्यादा व्यापार कर लूं। ठीक है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, दोनों ही चाहते थे कि भारत पर हमारा हमारा प्रभुत्व स्थापित हो जाए, हमारा हमारा साम्राज्य बन जाए। ठीक है, यूरोप के युद्ध चल रहे थे, भारतीय राज्यों के उत्तराधिकार विवाद चले थे, हैदराबाद और कर्नाटक, जो कि सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ठीक है, अब फर्स्ट कर्नाटिक वॉर क्यों हुआ?
फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुआ, यूरोप का ऑस्ट्रिया अधिकार का युद्ध जो था इसका कारण था, ठीक है। और अब जैसे मैंने आपको बताया, यूरोप में उस समय जो ऑस्ट्रिया जो था देश, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, है ना, बहुत ही पावरफुल देश था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ऑस्ट्रिया कमजोर पड़ा और धीरे धीरे टूटने लगा। तो जो ब्रिटेन था और फ्रांस था, ये दोनों सोचते थे कि भाई कौन ऑस्ट्रिया की जितने भी मतलब सीमा है, जैसे मान लो कि आपके घर के बाहर एक जमीन है ना। अब जमीन पे किसी एक आदमी का शासन था, मतलब एक आदमी की जमीन थी। वो आदमी क्या हो गया, पहले बहुत पावरफुल था, सबकी जमीन कब्जा कर करके अपनी जमीन बढ़ा लिया था। आप ये घर वाले हैं और एक आपका पड़ोसी है। अब आप दोनों लोग पावरफुल बन गए हो, तो आप सोचोगे कि भाई अभी चला गया है तो इस जमीन पर कौन कितना ज्यादा कब्जा कर ले, ठीक है। तो आप दोनों क्या करोगे, लड़ाई करोगे भाई इसके लिए, है ना, कि भाई मैं ज्यादा कब्जा कर लूं, मैं ज्यादा कब्जा कर लूं। तो ऐसे ही ऑस्ट्रिया के ऊपर भी कब्जा करने का मतलब ये था कि ब्रिटेन चाहता था कि मैं ज्यादा कब्जा कर लूं, फ्रांस चाहता था कि मैं ज्यादा कब्जा कर लूं। इसी चक्कर में इनके वहां चल रहा था युद्ध। तो इस युद्ध का प्रभाव, तो फ्रांस तो क्या था, फ्रांस जानता था भाई कि भारत में हमारी क्या कहते हैं पकड़ अभी इतनी मजबूत नहीं है, तो भारत में वो अंग्रेजों को नहीं छेड़ता था। लेकिन अंग्रेज चाहते थे कि जल्दी से जल्दी फ्रांस को क्या किया जाए, यहाँ से भगा दिया जाए। तो एक दिन क्या हुआ, कुछ अंग्रेज अधिकारी आते हैं और कुछ फ्रांस की नवल शिप्स थी, है ना। ये इंडिया है, तो फ्रांस की कुछ नवल शिप्स थी खड़ी हुई थी। तो उन नवल शिप्स को क्या किया उन्होंने, उसके ऊपर अधिकार कर लिया और यहाँ के जितने मतलब सैनिक वगैरह थे, जितने अधिकारी थे, सबको भगा दिया। तो जो फ्रांस था उसका क्या कहते हैं हेडक्वार्टर्स कहाँ पे था, मॉरिशस में था, ठीक है। मॉरिशस में, तो मॉरिशस में इसका हेडक्वार्टर्स था। तो मॉरिशस, यहाँ से ये लोग मॉरिशस भाग के गए और मॉरिशस में वो लोग मिले ला बुर्दोन से, है ना। ला बुर्दोन क्या था, ये क्या कहते हैं फ्रांसीसी गवर्नर है, ला बुर्दोन से मिले। ला बुर्दोन इनके साथ में वापस आया और मद्रास, मद्रास जो कि मैं आपको पढ़ाते समय, ब्रिटेन पढ़ाते समय बता चुका हूँ कि मद्रास क्या था, ब्रिटेन की दक्षिण भारत की क्या थी, हेडक्वार्टर था, ठीक है। तो मद्रास पर उन्होंने कब्जा करना चालू कर दिया। अब मद्रास पर कब्जा करना चालू किया, डुप्ले भी चाहता था कि मद्रास पे क्या हो, हमारा अधिकार बना रहे, ठीक है। लेकिन जब मद्रास पर उन्होंने कब्जा करना चालू किया तो अंग्रेज गए डर भाई कि भाई ये तो बहुत ज्यादा ज्यादा हमारा मद्रास एक बहुत ही ज्यादा मतलब क्षेत्र है, केंद्र है, और मद्रास पे लोग कब्जा कर रहे हैं, कब्जा कर लेंगे तो बहुत मतलब दिक्कत हो जाएगी। तो अंग्रेजों ने क्या, वहां के जो नवाब थे, नवाब अनवरुद्दीन से सहायता मांगी। नवाब कौन था वहां उस समय, तो अनवरुद्दीन था। अनवरुद्दीन से क्या किया उन्होंने, सहायता मांगी। तो अनवरुद्दीन क्या किया, फिर फ्रांस से लड़ने चला गया। फ्रांस से बोला कि नहीं, आप हमारी ट्रीटी में मतलब हमारे क्षेत्र में आके आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रांस ने क्या किया, नवाब अनवरुद्दीन के साथ में सेंट थोमे, अगर एग्जाम में पूछा जाए, सेंट थोमे का युद्ध किसके हुआ, फ्रांसीसियों के बीच में और नवाब अनवरुद्दीन के बीच में। इसमें फ्रांसीसी जीते और पहली बार भारतीय शासकों को यूरोप की किसी सैन्य शक्ति का एहसास हुआ कि भाई यूरोपियंस इतने पावरफुल हैं, ठीक है। तो सेंट थोमे का युद्ध पहले ही इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में जब ये भैया नवाब अनवरुद्दीन भी हार गया तो अंग्रेजों ने एकदम घुटने टेक दिए और 1748 में एक्सला सापेल की संधि हुई। मद्रास को अंग्रेजों को वापस मिल गया और युद्ध क्या हो गया, पहला युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। तो पहले युद्ध में क्या है, पहले युद्ध का कारण था यूरोप में राष्ट्राधिकार का युद्ध। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने जाके कुछ फ्रांसीसी शिप पे कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद फ्रांसीसी से कहाँ भाग गए, मॉरिशस भाग गए। मॉरिशस से ला बुर्दोन आया, ला बुर्दोन ने यहाँ पे आके फिर क्या कहते हैं कुछ मतलब मद्रास पर अधिकार कर लिया। सेंट थोमे का युद्ध हुआ, नवाब अनवरुद्दीन को फ्रांसीसियों ने हराया और एक्सला सापेल की संधि 1748 में हुई। 1746 से 48 तक युद्ध चला। 1748 में एक्सला सापेल की संधि के साथ में पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। तो पहला युद्ध जब समाप्त हो गया एक्सला सापेल की संधि के बाद में, तब भी फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में क्या हुआ, इतना विश्वास बढ़ नहीं पाया। अभी भी इनके दोनों के बीच में मतलब ऐसा था कि भाई कौन पहले किसको निकाल दे, है ना। तो इसी जद्दोजहद में सेकंड कर्नाटक वॉर हुआ 1749 से 1754 तक, ठीक है। 1749 में कैसे शुरू हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे ये युद्ध है, ये युद्ध क्या है, भारतीय उत्तराधिकार के विवाद के कारण उत्पन्न हुआ था। जैसे फर्स्ट वॉर कैसे हुआ, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए हुआ, ठीक है। ऑस्ट्रिया की ट्रीटी मतलब सॉरी ऑस्ट्रिया के जो क्या कहते हैं क्षेत्र थे, है ना, टेरिटरीज, वहां पे मतलब सोचा कि अब फ्रांसीसियों ने सोचा कि कुछ पे मैं कब्जा कर लूं, अंग्रेजों ने सोचा कि कुछ पे मैं कब्जा कर लूं, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। तो इसी प्रकार जब भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हुई, ठीक है, अब उत्तराधिकार का युद्ध यहाँ पे उत्तराधिकार के लिए लड़ाई शुरू हो गई। चाचा भतीजे के बीच में कहीं हो गई, कहीं बड़े भाई छोटे भाई के बीच में हो गई, कहीं तो ऐसा हो गया कि भाई दामाद और मौसी के बीच में लड़ाई होगी, जो कि मैं हम आगे देखेंगे बंगाल में, ठीक है। तो हम ये देखेंगे। तो यहाँ भारत में भारतीय उत्तराधिकार को लेकर यहाँ पे विवाद उत्पन्न हुआ, जिससे सेकंड कर्नाटिक वॉर की पृष्ठभूमि तैयार हुई। अब हुआ क्या था कि भाई जब ये मतलब यहाँ पे एक था जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले, द ग्रेट मैन जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले, इसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अगर कोई एनर्जी आपको दे सकता है तो डुप्ले दे सकता है। लेकिन फ्रांस की सरकार ने उसके साथ बहुत गलत किया, उसको वापस बुला लिया। वरना क्लाइव की जगह आज हम डुप्ले की स्टोरीज पढ़ रहे होते, ठीक है। हम क्लाइव को जाता कि भाई क्लाइव अगर ब्रिटिशर्स को यहाँ पे भारत में किसी ने बैठाया, है ना, यहाँ पे राजनीतिक सत्ता दिलाई, हु वाज दैट गाय, रॉबर्ट क्लाइव। तो अगर डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार यहाँ से नहीं बुला रही तो डुप्ले वॉज अ वेरी ग्रेट पर्सन। कैसे, देखो, सेकंड कर्नाटक वॉर शुरू हुआ। सेकंड कर्नाटक वॉर में एक ये हैदराबाद जगह है, ठीक है। हैदराबाद को स्वतंत्र किसने बनाया था, हैदराबाद को हैदराबाद का निजाम कौन था,
तो हैदराबाद का उस समय निजाम था निजामुल मुल्क, ठीक है। अब निजामुल मुल्क, जिसको आसफ जहाँ प्रथम भी कहते हैं, आसफ जहाँ प्रथम की मृत्यु हो जाती है कब, 1748 में, ठीक है। 1748 में निजामुल मुल्क जाता है मर। अब क्या होता है कि भाई मुजफ्फर जंग और नासिर जंग दो लोग होते हैं। मुजफ्फर जंग कहता है कि मैं गद्दी पे बैठूंगा, नासिर जंग कहता है कि मैं गद्दी पे बैठूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक हैदराबाद की स्टोरी हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, निजामुल मुल्क मर गए, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में एक युद्ध हो गया शुरू, ठीक है। अभी जो ब्रिटिशर्स हैं, अंग्रेज हैं, वो भी स्टोरी में आए नहीं है, अभी स्टोरी में आएंगे, ठीक है। अब कर्नाटक कर्नाटक में भी यही सेम चीज चल रही थी। कर्नाटक में क्या हुआ, कर्नाटक का एक अनवरुद्दीन पहले से नवाब था। कौन? अनवरुद्दीन, ठीक है। अनवरुद्दीन कर्नाटक का पहले से नवाब था, लेकिन चंदा साहब जो था, चंदा साहब चाहता था कि भाई मैं जाके क्या कहते हैं कर्नाटक की गद्दी पे बैठ जाऊं और मैं कर्नाटक का नवाब बन जाऊं। तो डुप्ले क्या था, अगर पूछा जाए सब्सिडी अलायंस की भारत में, मतलब एक पिक्चर, सब्सिडी अलायंस भारत में पहली बार कौन लेके आया, तो डुप्ले। डुप्ले क्या करता था भाई, जहां भी राजनीतिक हस्तक्षेप उसको लगता था कि भाई यहाँ पे मेरे को इंटरफेयर करना चाहिए, वहां वो इंटरफेयर करने के लिए पहुंच जाता था। तो डुप्ले हैदराबाद गया, डुप्ले हैदराबाद में मुजफ्फर जंग से मिला, और मुजफ्फर जंग से मिलके बोला भाई मैं क्या कहते हैं, मैं तुमको सपोर्ट करता हूँ, तुम एकदम लीगल वारिस हो, तुमको ही गद्दी पे बैठना चाहिए, ठीक है। अब कर्नाटक में गया, कर्नाटक में भी चंदा साहब को बोला नहीं भाई चंदा साहब तुम क्या कहते हैं लीगल वारिस हो, तुमको गद्दी पे बैठना चाहिए, अनवरुद्दीन तो फालतू में गद्दी पे बैठा हुआ है, अनवरुद्दीन को क्या करते हैं गद्दी से हम लोग क्या कहते हैं हटाते हैं, ठीक है। तो हैदराबाद में क्या हुआ फिर, ये फ्रांसीसी और एफ सी एम याद रखो, ठीक है। फ्रांसीसी, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग, ठीक है। सी से चंदा साहब, एम से मुजफ्फर जंग, और इनका साथ किसके साथ था, फ्रांसीसियों के साथ, ठीक है। अब फ्रांसीसी ने क्या किया, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को लेकर अनवरुद्दीन के ऊपर कर दिया हमला, और अनवरुद्दीन के ऊपर हमला किया, अनवरुद्दीन को मार के चंदा साहब को गद्दे पे बैठा दिया, और यहाँ मुजफ्फर जंग को अपनी सत्ता, अपनी मतलब पावर दिखाते हुए गद्दे पे बिठा दिया। तो हैदराबाद में पहले मुजफ्फर जंग बैठे, कर्नाटक में पहले बैठे अनवरुद्दीन को मार के चंदा साहब, ठीक है। गलती ये हो गई कि अनवरुद्दीन का एक बेटा मोहम्मद अली रह गया जिंदा, और मोहम्मद अली जिंदा रह गया और दौड़ते दौड़ते गया कहाँ पर, ये आप याद रखना कि ये सब हुआ था अंबूर के युद्ध में। भाई ये मैं स्टोरी सुनाते सुनाते बताना ही भूल गया, अंबूर का युद्ध, ठीक है। एक होता है वॉर, अभी हम पढ़ रहे हैं एंग्लो फ्रांसीसी वॉर, एक होता है बैटल, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ अंबूर है। वॉर क्या है, एक वॉर एक बहुत बड़ी स्कूल है, और बैटल आपका क्लास है, ठीक है। मतलब एक बहुत बड़ी स्कूल के अंदर, मतलब एक बहुत बड़े वॉर के अंदर एक छोटा सा बैटल एक पार्ट है, ठीक है। तो वॉर का एक पार्ट है, बैटल हुआ अंबूर का, बैटल ऑफ अंबूर। इसमें अनवरुद्दीन की सेना भाई चंदा साहेब, मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना से हार गई। अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली बच गया जिंदा। अब मोहम्मद अली दौड़ा 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 अंग्रेजों के, अब अंग्रेज स्टोरी में आएंगे। मोहम्मद अली दौड़ा दौड़ा अंग्रेजों के पास पहुंचा, अंग्रेजों से समर्थन मांगा कि भाई हमको यार सपोर्ट करो, फ्रांसीसियों ने हमारे साथ में ऐसा ऐसा कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे नासिर जंग क्या कहते हैं हैदराबाद से पहुंच गया अंग्रेजों के पास में। तो अब किसकी किसकी सेना बन गई, एक एफसीएम है, और एक है नासिर जंग, मोहम्मद अली और ब्रिटिश, ठीक है। मोहम्मद अली, नासिर जंग और ब्रिटिशर्स, बीएनएम, ठीक है। एफसीएम और बीएनएम। अब हो गया एफसीएन वर्सेस बीएनएम। अब ब्रिटिशर्स में कौन था, ब्रिटिशर्स में उस समय था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव भी डुप्ले की तरह बहुत समझदार आदमी था। रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि भाई हम त्रिचनापल्ली नहीं जाएंगे उनसे लड़ने के लिए, सब लोग उस समय त्रिचनापल्ली में थे। बोले हम त्रिचनापल्ली नहीं जाएंगे, हम आरकाट में चलते हैं। आरकाट यहाँ पे कर्नाटक, जिसको पहले आरकाट कहा जाता था, है ना। हम आरकाट में चलते हैं और वहीं पे उनका आने का वेट करते हैं। तो भाई जैसे ही ये तीनों, ये सब मतलब मोहम्मद अली, नासिर जंग और ब्रिटिशर्स अपनी सेना लेके आरकाट में पहुंचे, तो भाई ये डर गया चंदा साहिब। चंदा साहिब बोला मेरे को अपनी राजधानी बचाने के लिए, राजधानी की रक्षा करने के लिए लौटना पड़ेगा। चंदा साहिब लौटा, और चंदा साहिब को मार के मोहम्मद अली को कर्नाटक की गद्दी पे बिठा दिया गया दोस्तों, ठीक है। अब इसके साथ में भाई जब ये युद्ध हो गया, तो पलड़ा अंग्रेजों का इस समय अब हो गया भारी, है ना। अंग्रेजों का पलड़ा जब भारी हो गया, तो फ्रांसीसियों को उन्होंने फिर अब सोचा कि ठीक है ये तो एक वॉर के माध्यम से हो गया। अब रॉबर्ट क्लाइव ने खेली डिप्लोमेसी। रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रांसीसी जो एक कंपनी थी, वो एक गवर्नमेंट कंपनी थी, तो फ्रांस गवर्नमेंट को किया फोन। फ्रांस गवर्नमेंट को फोन करके बोला कि भाई ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, अरे सॉरी डुप्ले है, डुप्ले यहाँ पे क्या कर रहा है कि मतलब यहाँ पे लोगों के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर रहा है। जो थोड़ा बहुत फ्रांसीसी कंपनी बिजनेस कर रही है, जो ब्रिटिशर्स कंपनी, यूरोपियंस कंपनी भारत में आके बिजनेस कर रही है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करके ये बिजनेस को भी खत्म करवा देगा। आप एक काम करो, डुप्ले को वापस बुलाओ, किसी और को भेजो। तो किसको भेजा गया यहाँ पे, गोडेहू को। गोडेहू आया सेकंड गवर्नर के रूप में फ्रांस की, ठीक है। गोडेहू आया। उसके बाद में 1754 में पौंडीचेरी की युद्ध, पौंडीचेरी की संधि हो गई। आर्केट पर कब्जा के लिए 1754 में, जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, 1754 में पौंडीचेरी की संधि हुई, डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया, और गोडेहू आया। फ्रांसीसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बहुत बड़ा झटका लग गया, ठीक है। तो पौंडीचेरी की संधि का एक प्रावधान था, ठीक है कि डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लेना। इसके साथ में सेकंड कर्नाटिक वॉर होता है समाप्त, ठीक है। डुप्ले गॉन एंड गोडेहू केम, है ना।
1754 पौंडीचेरी की संधि, आपको याद होना चाहिए कब हुआ युद्ध शुरू, 1749 में, 1748 में निजामुल मुल्क के खत्म होने के बाद, और 1749 में वॉर शुरू हुआ, 1754 में जाके खत्म हुआ। पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी सेकंड कर्नाटिक वॉर की। अब स्टोरी में आता है थर्ड कर्नाटिक वॉर। थर्ड कर्नाटिक वॉर शुरू हुआ 1758 से 1763। अब यूरोप, जैसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई किन भारतीय कारणों की वजह से कौन सा कर्नाटिक वॉर हुआ, तो सेकंड कर्नाटिक वॉर। लेकिन अगर कोई बाहर है ना, एक सीतु और इन सीतु होता है, ठीक है, तो बाहर के कारणों की वजह से कौन सा वॉर शुरू हुआ, तो फर्स्ट और थर्ड कर्नाटिक वॉर बाहर यूरोपियन कारणों की वजह से शुरू हुआ। तो यूरोप में चल रहा था सप्तवर्षीय युद्ध, है ना, 7 years वॉर, उसका ही एक्सटेंशन कहां पर है, भारत में हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब, मतलब पहले तो क्या होता था कि पहले ये ब्रिटिशर्स बार बार पोक कर रहे थे फ्रांस को, है ना। इस बार थर्ड कर्नाटिक वॉर में क्या हुआ, फ्रांस ने ही ब्रिटिशर्स को पोक कर दिया। कैसे पोक किया, तो एक काउंट डी लाली आए थे, काउंट डी लाली, इनका आपने नाम सुना होगा, ये फ्रांसीसी गवर्नर है, ठीक है। फ्रांसीसी गवर्नर बन के काउंट डी लाली आए, और काउंट डी लाली यहाँ पर आए, और ब्रिटिशर्स के दो किले कौन से, एक विजयनगर और एक था फोर्ट ऑफ सेंट डेविड। इन दोनों फोर्ट पे काउंट डी लाली ने कर लिया कब्जा, और अंग्रेज सेनापति थे उस समय सर आयरकूट। आयरकूट को बहुत गुस्सा आया भाई, और वो चले गए भाई कि ये सब क्या कर रहे हैं काउंट डी लाली, और फालतू में हमारे फोर्ट के ऊपर कब्जा कर लिया बिना किसी बात के। तो काउंट डी लाली के ऊपर हमला बोल दिया, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ वनडिवॉस, ठीक है। बैटल ऑफ वनडिवॉस कौन सी इसमें हुआ है, थर्ड कर्नाटिक वॉर में। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बैटल बता चुका हूँ, सेकंड में भी बता चुका हूँ, और थर्ड में बता चुका हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। बैटल ऑफ वनडिवॉस कब हुआ, 1760 में। ये छोटे मोटे बैटल हैं, इनको आप पीवाई के उठा के देखेंगे तो पूछ लेगा। अब इसमें अब वन डिवोर्स किसके बीच में हुआ था, अच्छा, डेनिस को हराया होगा अंग्रेजों ने, चलो टिक कर दो, ठीक है। तो ये गलती करके आ जाते हैं हम, ठीक है। तो हमको याद रखना है बैटल ऑफ वन डिवोर्स किसके बीच में हुआ है, सर आयरकूट वर्सेस काउंटी लाली के बीच में, है ना। इसमें काउंटी लाली हारा गया, ये बहुत निर्णायक युद्ध था। इसमें पता चल गया कि भाई फ्रांसीसी अब खत्म होंगे यहाँ से। मैंने आपको जब पौंडीचेरी, जब फ्रांसीसी भारत में आए थे, उनकी स्टोरी सुना था, तो मैंने आपको पौंडीचेरी के बारे में बताया था। तो 1761 में पौंडीचेरी पर अंग्रेजों का हो गया अधिकार, ठीक है। अब क्या हुआ, 1763 में पेरिस की अरे पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी, अंग्रेजों ने, अरे सॉरी फ्रांसीसियों ने। और फ्रांसीसियों में किसने की थी, उसका नाम भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपने देखा हो तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। 1763 में पेरिस की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी ऑफ पेरिस में क्या होता है, फ्रांसीसियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली, राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी कि भाई ये कहीं भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। अब जितनी भी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का अधिकार होगा किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का होगा, ठीक है। इनको अपना पौंडीचेरी वापस मिल गया। इसके साथ में थर्ड कर्नाटिक वॉर भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। वापस से देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1746 से 48 के बीच में हुआ, 1746 से 48 के बीच में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध की वजह से एक्सला सापेल की संधि से समाप्त हुआ है, ठीक है। संधियां बहुत पूछी जाती है, याद रखिएगा। सेकंड कर्नाटिक वॉर फिर एक साल बाद 1749 से 54 में शुरू हुआ, उत्तराधिकारी विवाद की वजह से पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हो गया। थर्ड कर्नाटिक वॉर 1758 से 63 तक हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध जो चल रहा था यूरोप में, उसका विस्तार था यहाँ पे, पेरिस की संधि से समाप्त हो गया, ठीक है। अब महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हमने कौन से देखे थे, डुप्लेस आपको देखा था। डुप्लेस ऑफ फ्रांसीसी गवर्नर थे, भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की शुरुआत की थी, साम्राज्य निर्माण की इनकी योजना थी, जो कि इनको वापस फ्रांस बुला के खत्म कर दी गई। सेकंड नंबर पर रॉबर्ट क्लाइव, जो आगे बहुत आगे बढ़े, फिर बंगाल पे इन्होंने अपनी विजय की, इलाहाबाद की संधिया करवाई, आरकोट विजय किया। अंग्रेजी शक्ति का उदय अगर किसी ने किया था तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, बाद में अपने आप को गोली मारकर इन्होंने अपनी हत्या कर ली थी। आयरकूट वनडे युद्ध के विजेता थे, ठीक है। आयरकूट वनडे युद्ध के विजेता हुए हैं। लाबुद्दीनो कौन थे, प्रथम कर्नाटक युद्ध में मद्रास पर इन्होंने लाबुद्दीनो ने अधिकार कर लिया था, ठीक है, जो कि यहाँ मॉरिशस से आए हुए थे। मैंने आपको पूरी स्टोरी बता दी है। अब अंग्रेजों की सफलता के कारण यदि आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए, तो इनके पास शक्तिशाली नौसेना थी, ठीक है, नेवी इनकी बहुत पावरफुल थी। इनके पास आर्थिक संसाधन ज्यादा थे, क्योंकि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, फ्रांसीसी एक गवर्नमेंट कंपनी थी। तो गवर्नमेंट कंपनी कैसे वर्क करती है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। बेहतर सैन्य नेतृत्व था इनके पास क्लाइव और आयरकूट का। जो पहले डुप्ले था उसको वापस बुला के सैन्य नेतृत्व खत्म कर दिया यहाँ पे, और अंग्रेजों का सैन्य नेतृत्व उनसे ज्यादा अच्छा था, ठीक है। भारतीय शासकों में सफल गठबंधन था, है ना। भारतीय शासकों से इनका गठबंधन जो था वो सफल था, ठीक है, अंग्रेजों का, नॉट लाइक फ्रांसीसी। ईस्ट इंडिया कंपनी की वित्तीय मजबूती थी, कैसे, क्योंकि इन्होंने उस समय तक सेकंड और थर्ड कर्नाटिक वॉर आते आते इन्होंने क्या कर लिया, थर्ड कर्नाटिक वॉर आते आते बंगाल पर विजय प्राप्त कर ली, बंगाल का संसाधन मिल गया, बंगाल की सेना मिल गई, वाह, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत पावरफुल बन गई। फ्रांसीसी कंपनी पर सरकारी नियंत्रण आप बता चुका हूं मैं आपको, ब्रिटिश संसद एवं नौसेना का समर्थन था, ठीक है। फ्रांसीसी असफल क्यों हुए, इनके वही सेम, नौसेना कमजोर थी, आर्थिक संकट था, फ्रांस को यूरोप के युद्ध में, मतलब फ्रांसीसी अंग्रेज भारत से ज्यादा यूरोप में, जो कि भैया अमेरिका को चलो आजाद करवा दो, फलाना करवा दो, इटली के साथ में काम कर लो, यहाँ पे सब जगह लगे हुए थे फ्रांसीसी। तो भारत में यहाँ पे इतना ज्यादा ध्यान दे नहीं पाए। सरकारी हस्तक्षेप इनका बहुत ज्यादा था, डुप्ले को वापस उसके कारण बुला लिया गया। वन डिवोर्स की हार, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा,
तो पता चल गया कि भाई अब भारत पे कौन राज करने वाला है, तो अंग्रेज राज करने वाले हैं, बाकी सारी शक्तियों को अंग्रेज ने लात मार के भगा दिया। फ्रांसीसी राजनीतिक शक्ति समाप्त हो गई, प्लासी और बक्सर का मार्ग प्रशस्त हुआ, अंग्रेजी साम्राज्य की मजबूत नींव पड़ गई। ठीक है, इसी के साथ में तीनों एंग्लो कर्नाटिक वॉर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताइए, कैसा लगा वो भी बताइए। जय हिंद।